प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग सामाजिक मानदंडों और सामाजिक मूल्यों के बारे में गत कक्षा में बात कर रहे थे और इस अध्याय में हमने यह देखा कि समाज में अनेक लोग होते हैं, अनेक लोगों की अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं और इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति समाज में रहकर ही करता है। क्योंकि जब हम लोग समाज की अवधारणा देख रहे थे तो समाज की विशेषताओं के अंतर्गत हमने यह देखा था कि समाज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि समाज एक आत्मनिर्भर इकाई है। आत्मनिर्भर इकाई है, इससे तात्पर्य यह है कि समाज में जितने भी सदस्य होते हैं उन सब सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति समाज में रहकर ही होती है। उस समाज की यह ड्यूटी है, उस समाज का यह कर्तव्य है कि वो अपने समाज के सदस्यों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करें। अब व्यक्ति की अनेक प्रकार की आवश्यकताएं, उसकी कुछ शारीरिक आवश्यकताएं हैं, मानसिक आवश्यकताएं हैं, राजनीतिक आवश्यकताएं, आध्यात्मिक आवश्यकताएं हैं, सांस्कृतिक आवश्यकताएं हैं, या अनेकों अनेक व्यक्ति की आवश्यकताएं होती हैं और इन सब आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति समाज में रहकर ही करता है। इसलिए कहा जाता है कि समाज आत्मनिर्भर इकाई है। समाज व्यक्ति के पालने से लेकर मृत्यु सैया तक की व्यवस्था करता है अपने सदस्यों के प्रत्येक प्रकार की। इसलिए कहा जाता है कि समाज आत्मनिर्भर इकाई है। हम गत कक्षा में देख रहे थे, सामाजिक मानदंडों के बारे में बात कर रहे थे, सामाजिक मूल्यों के बारे में बात कर रहे थे। तो वहां पर हमने यह देखा कि सामाजिकरण की एक प्रक्रिया होती है और सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति सामाजिक नियमों को सीखता है, सामाजिक मूल्यों को सीखता है, सामाजिक मानदंडों को सीखता है। यानी कि समाज में व्यक्ति की अनेक प्रकार की आवश्यकताएं हैं और इन सब प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति समाज में रहकर ही करता है। लेकिन इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति की अनेक प्रकार की आवश्यकताएं हैं और इन अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए समाज ने कुछ नियम बना रखे हैं। व्यक्ति अपनी मर्जी से, अपने ढंग से या समाज के द्वारा बताए गए तौर तरीकों के विपरीत जाकर अवैध तरीके से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। समाज ने व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कुछ नियम बना रखे। उसी नियमों के समूह को, उन्हीं नियमों के समुच्चय को, उन्हीं नियमों के पुंज को हम लोग संस्था कहते हैं। यानी कि समाज में जो विभिन्न प्रकार के प्राथमिक और द्वितीयक संस्थाएं हैं वो किस लिए हैं? वे समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं। जो संस्थाएं हैं वे समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं और महत्वपूर्ण अंग इसलिए हैं क्योंकि जब सब संस्थाएं संतुलित रूप से जो है स्वस्थ रूप से अपना अपना काम करती रहेंगी तो हम कहेंगे कि समाज संतुलित रूप से चल रहा है। तो वे जो नियमों का पुंज है, नियमों का समूह है, जिनको हम लोग संस्था कह रहे हैं, उन संस्थाओं के माध्यम से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहता है और समाज के सफल संचालन में अपना योगदान देता है। तो वे संस्थाएं क्या बताती हैं कि व्यक्ति की अमुक प्रकार की आवश्यकता है, तो वो समाज कहता है कि भैया अमुक प्रकार की आवश्यकता है, तो अमुक प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए समाज ने अमुक संस्था बना रखी है। उस संस्था के माध्यम से गुजरिए और आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करिए ताकि समाज संतुलित रूप से चलता रहे। इसलिए समाज में संस्थाएं होती हैं और सामाजिकरण की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जो संस्थाओं के माध्यम से हमको बताई जाती है। सामाजिकरण की प्रक्रिया तो वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति सामाजिक नियमों को सीखता है, सामाजिक नियमों, सामाजिक मूल्यों, सामाजिक मानदंडों, समाज के तौर तरीकों, समाज के नियम कायदों को सीखता है और अपने अंदर उतारता है, अपने स्वयं का विकास करता है, अपने आत्म का विकास करता है और उन नियमों के अंतर्गत रहकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहता है और समाज के सफल संचालन में अपना योगदान देता है, समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। दैट इज प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। वह प्रक्रिया सामाजिकरण की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम लोग सामाजिक नियमों को सीखते हैं, सामाजिक मूल्यों और मानदंडों को सीखते हैं और समाज के क्रियाशील सदस्य बनते हैं, समाज की व्यवस्था बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं। तो जिनको हम सीखते हैं वे क्या है? वे सामाजिक मानदंड हैं जो हमारे द्वारा व्यक्त होते हैं, व्यक्ति के द्वारा व्यक्त होते हैं, समाज के सदस्यों के द्वारा व्यक्त होते हुए सामाजिक मानदंड है जो हमको विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से सिखाए जाते हैं और जिनको हम लोग सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से अपने अंदर उतारते हैं, अपने मस्तिष्क में डालते हैं, अपने स्वयं का विकास करते हैं, अपने आत्म का विकास करते हैं, मतलब समाज के क्रियाशील सदस्य बनते हैं और समाज के सफल संचालन में अपना योगदान देते हैं। तो जिनको हम सीखते हैं वे सामाजिक मानदंड, ठीक है। हम लोग देख रहे थे कि सामाजिक मानदंड संस्कृति द्वारा अनुमोदित और स्वीकृत, सामाजिक मानदंड समाज द्वारा स्वीकृत और संस्कृति द्वारा अनुमोदित वे तरीके हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और समाज के सफल संचालन में अपना योगदान देता है। क्या है?
मानदंड समाज द्वारा स्वीकृत संस्कृति द्वारा अनुमोदित वे तरीके हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और समाज के सफल संचालन में अपना योगदान देता है। यानी कि व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का जो तरीका है वो तरीका सामाजिक मानदंड है। ठीक है, और सामाजिक मानदंड हमें कौन बताता है? सामाजिक मूल्य बताता है। समाज बताता है कि आपकी ये आवश्यकता है और इस आवश्यकता की पूर्ति करने का जो सामाजिक तरीका है वो सामाजिक मूल्य है। आवश्यकता की पूर्ति करने का जो सामाजिक तरीका है वे सामाजिक मूल्य है, और जिस तरीके से हम लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वे सामाजिक मानदंड। जैसे कि आपको विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से बताया था कि हमने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की कि बड़ों का अभिवादन करना चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का अभिवादन करना चाहिए। ये क्या है? समाज के नियम है, ये सामाजिक मूल्य है। अब हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, हाय हेलो करते हैं, वे सामाजिक मानदंड है। तो सामाजिक मानदंडों के माध्यम सामाजिक मानदंड समाज द्वारा स्वीकृत तरीके हैं, संस्कृति द्वारा अनुमोदित तरीके हैं, वे तरीके हैं जो कि समाज सम्मत हैं, जिनको सामाजिक मान्यता प्राप्त है, और उन मानदंडों के अनुसार व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहता है और समाज के सफल संचालन में अपना योगदान देता है। किंग्सले डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में कहा था कि सामाजिक मानदंड सापेक्ष होते हैं। सापेक्ष होते हैं मतलब प्रत्येक हर समाज के एक जैसे सामाजिक मानदंड हो यह जरूरी नहीं है। प्रत्येक समाज के अपने अलग अलग मानदंड हो सकते हैं और होते हैं। एक ही समाज के हमेशा एक जैसे मानदंड हो यह भी जरूरी नहीं है। समय के साथ एक ही समाज में अलग अलग समय में अलग अलग सामाजिक मानदंड देखने को मिलते हैं। कहने का तात्पर्य सामाजिक मानदंडों में गतिशीलता है। सामाजिक मानदंड जड़ नहीं है, स्थिर नहीं है, उनमें परिवर्तनशीलता का गुण पाया जाता है, गतिशीलता का गुण पाया जाता है। यानी कि सामाजिक मानदंड स्थान और समय सापेक्ष होते हैं। जैसे कि उदाहरण के द्वारा बताया था कि एस्किमो लोगों में वाइफ हॉस्पिटलिटी है। अब और किसी समाज में तो वाइफ हॉस्पिटलिटी देखने को नहीं मिलती। अमेरिका में अभिवादन करने का तरीका अलग है, भारतीय में अभिवादन करने का तरीका अलग, क्योंकि अमेरिकन संस्कृति अपने ढंग से अभिवादन करने के तरीके सुझाती है, जबकि भारतीय संस्कृति अपने ढंग से अभिवादन करने के तरीके सुझाती है। अमेरिका में डेटिंग सिस्टम है, विवाह से पूर्व एक स्त्री और पुरुष साथ साथ रहते हैं। भारत में भारतीय संस्कृति तो इस प्रकार की मान्यता नहीं देती कि विवाह से पूर्व एक स्त्री और पुरुष साथ साथ रहे। हमारे यहाँ तो विवाह का पूर्व समाजीकरण नहीं है, जबकि डेटिंग सिस्टम एक प्रकार से पूर्व समाजीकरण है, जो कि अमेरिकन कल्चर में देखने को मिलता है। तो ये सामाजिक मानदंड हमारी आवश्यकता की पूर्ति करने के तरीके हैं जो समाज में रहकर सीखे जाते हैं। समाज के अंतर्गत जो संस्थाएं हैं वो हमको सिखाती है कि आपकी इस प्रकार की आवश्यकता है, तो इस प्रकार की आवश्यकता पूर्ति करने का तरीका ये। आज हम देखेंगे सामाजिक मानदंडों का वर्गीकरण। ठीक है, मानदंडों का वर्गीकरण किंग्सले डेविस के द्वारा किया गया और ह्यूमन सोसाइटी नामक पुस्तक में किंग्सले डेविस ने मानदंडों का वर्गीकरण किया है। और जो मानदंडों का वर्गीकरण है वो इस प्रकार से है। सबसे पहला जो मानदंड है किंग्सले डेविस के अनुसार वो है जन्म नीति। फोक वेट्स। दूसरा है रूढ़ियां, मोर्स। तीसरा है कानून। चौथा है संस्थाएं। पांचवा है प्रथा, नैतिकता और धर्म। ठीक है, जनविधियां, रूढ़ियां, कानून, संस्थाएं, प्रथा, नैतिकता और धर्म। एक है परिपाटी तथा शिष्टाचार। परिपाटी तथा शिष्टाचार। और एक है अगला जो इसका फैशन मधुर। अगला है फैशन व धुन। ये वर्गीकरण किंग्सले डेविस ने अपनी पुस्तक
ह्यूमन सोसाइटी में क्या है कि सामाजिक मानदंडों को, सामाजिक मानदंड इसी प्रकार के होते हैं। पहला जो सामाजिक मानदंडों का प्रकार हमने बताया दैट इज फोकवेज, जन रीतियां। जन रीतियों से तात्पर्य है कि समाज में अनेक लोग जब एक जैसा व्यवहार करते हैं, जन रीतियां समाज द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, फोकवेज या जो जन रीति है उसके बारे में किंग्सले डेविस का कहना है कि जन रीतियां समाज द्वारा बनाई जाती हैं जिसमें एक व्यक्ति रहता है, अतः उनके प्रति आदर की भावना होना स्वाभाविक है। समाज के द्वारा बनाई जाती है जहां पर व्यक्ति रहता है, इसलिए जब समाज के द्वारा बनाई जाती है तो वे सामाजिक तत्वों का काम करती हैं और उनके प्रति व्यक्ति आदर की भावना रखता है। ठीक है, जनरीतियों की अवहेलना करने का अर्थ समाज की अवहेलना करना है, क्योंकि जनरीतियां सामाजिक तत्वों की भूमिका निभाती हैं और जब व्यक्ति जनरीतियों की अवहेलना करता है तो वो समाज की अवहेलना मानी जाती है। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति समाज की अवहेलना करके समाज में नहीं रह सकता, क्योंकि उसको दंडित किया जाता है, उसको पनिश किया जाता है। व्यक्ति जनरीतियों का पालन कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर करता है, किसी दबाव में नहीं, बल्कि कर्तव्य क्योंकि वो समझता है कि जनरीति के पालन करना, क्योंकि ये सामाजिक तथ्य है, समाज के गुण है, इसकी पालन जो वो करता है, जनरीतियों को जो मानता है वो कर्तव्य की भावना से मानता है, वो अपनी उसको ड्यूटी मानता है। प्रत्येक समाज में जनरीतियां सामाजिक मानदंड निर्धारित करती है। ठीक है, जो जनरीतियां हैं ये जनरीतियां व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती हैं, ये सामाजिक नियंत्रक हैं, ये कानून से भी अधिक प्रभावित होती है अनौपचारिक है, लेकिन इनका जो प्रभाव है वो प्रत्येक समाज में बहुत अधिक देखने को मिलता है। जैसे हम कहें, जैसे सॉरी है, थैंक यू है, एक्सक्यूज मी है, ये सारे क्या है, ये सारे के सारे सामाजिक मानदंड हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं कि वो विपथगामी व्यवहार नहीं हो, समाज में विपथगामी व्यवहार बढ़े नहीं, समाज संतुलित रूप से चलता रहे। तो किंग्सले डेविस के अनुसार जो जन रीतियां हैं वो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में सामाजिक नियंत्रण के रूप में भूमिका निभाती है, तो ये सामाजिक मानदंडों का एक भाग है। दूसरा है रूढ़ियां। रूढ़ियों के अंतर्गत जैसा कि आपने बताया कि जनरीतियों की भांति रूढ़ियां भी अनौपचारिक सामाजिक मानदंड है जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती है, अर्थात रूढ़ियों के पीछे भी समाज की स्वीकृति होती है। जिस प्रकार से जनरीतियों के पीछे समाज की स्वीकृति होती है, रूढ़ियों के पीछे भी समाज की स्वीकृति होती है। जनरीतियों से ही रूढ़ियों का निर्माण होता है। पहले जनरीतियां होती हैं, जब वे लंबे समय तक अधिकांश लोगों के द्वारा संपूर्ण समाज के द्वारा वे व्यवहार में लाई जाते हैं, तो फिर वो जनरीतियां ना होकर वे रूढ़ियों में कन्वर्ट हो जाती है, रूढ़ियां बन जाती है। ठीक है, जब कोई जनरीति बहुत अधिक व्यवहार में आने पर समूह के लिए आवश्यक समझी जाने लग जाती है तो वो जनरीति नहीं रहती, वो फिर आगे जाके रूढ़ी का रूप धारण कर लेती है। और ये रूढ़ियां दो प्रकार के मानदंड प्रस्तुत करती है हमारे सामने, एक तो नकारात्मक रूढ़ी, एक होती है सकारात्मक रूढ़ी। नकारात्मक रूढ़ी से तात्पर्य समाज में व्यक्ति कई बार इस प्रकार का व्यवहार भी करता है जिसकी अनुमति समाज नहीं देता, जैसे झूठ बोलने लग जाता है, चोरी करने लग जाता है, जुआ खेलने लग जाता है, वेश्यावृत्ति की प्रवृत्ति समाज में बढ़ने लगती है, तो ये नकारात्मक रूढ़ियां हैं। जबकि कुछ सकारात्मक रूढ़ियां होती हैं, जैसे माता पिता का आदर करना, बड़ों का अभिवादन करना, गुरुजनों का सम्मान करना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सदा सत्य बोलो, ये सारी की सारी सकारात्मक रूढ़ियां हैं जो समाज के संचालन में अपना योगदान करती हैं। रूढ़ियां गतिहीन हैं, उनमें परिवर्तन बहुत कम होता है या नहीं होता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया व्यक्ति को उनको आत्मसात कर, सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति रूढ़ियों को आत्मसात करता है और उनके अनुरूप व्यवहार करता है। रूढ़ियों के पीछे कानून की सहमति नहीं होती, फिर भी ये इनका प्रभाव व्यवहार में कानून से अधिक होता है। जैसा कि आपको पता है, जनरीतियां हैं, प्रथाएं हैं, रूढ़ियां हैं, ये अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं, लेकिन ये कानून नहीं है। सॉरी, ये अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन है, ये कानून नहीं है, लेकिन इनका प्रभाव समाजों में हमको कानून से भी अधिक देखने को मिलता है। तो ये सामाजिक मानदंडों का एक दूसरा है कानून। कानून दो प्रकार के होते हैं। पहली बात तो कानून क्या है कि कानून सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन होता है। औपचारिक साधन का मतलब इसका एक लिखित रूप है। ठीक है, और ये जो कानून है, ये कानून दो प्रकार का कानून होता है। एक प्रथागत कानून होता है और एक पारित कानून होता है। जो प्रथागत कानून है, वो प्रथागत कानून हमें जो है प्रिमिटिव सोसाइटी में या प्राचीन समाज में देखने को मिलता है। कानून की प्रकृति औपचारिक है। जब रूढ़ियां
प्राप्त हो जाती है तब उन्हें लिखित रूप दे दिया जाता है। जैसे कभी आपको बताया ना कि पहले जब नीतियाँ होती हैं, रूढ़ियाँ होती है, प्रथाएं होती है, जब उनका व्यापक प्रभाव होता है, ठीक है, समाज के सब लोगों के द्वारा स्वीकृत हो जाते हैं, तो उनको एक लिखित रूप दे दिया जाता है। यानी कि कानून का निर्माण कैसे होता है? जनरीतियों से, लोक आचारों से, प्रथाओं से, रूढ़ियों से होता है। जब उनका औपचारिक रूप आ जाता है, लिखित रूप आ जाता है, तो वो कानून का रूप धारण कर लेते हैं। कानून दो प्रकार के होते हैं, एक प्रथागत कानून होता है, एक पारित कानून होता है। प्रथागत कानून प्राचीन समाजों में या प्रिमिटिव सोसाइटीज में, आदिम समाजों में देखने को मिलता है। जो व्यक्ति जिस प्रकार का अपराध करता है, ये अनौपचारिक है, जिस प्रकार का अपराध करेगा उसको उसी प्रकार की सजा दी जाएगी, ठीक है, जिसका लिखित रूप नहीं। किसी व्यक्ति ने किसी का हाथ तोड़ दिया तो समाज उसको वही सजा देगा कि जिस व्यक्ति ने हाथ तोड़ा है उसका हाथ भी तोड़ दिया जाए। जैसा अपराध वैसी सजा, खून का बदला खून वाला सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। दूसरा है पारित कानून। और पारित कानून क्या है? ये औपचारिक कानून है, जटिल समाजों में, आधुनिक समाजों में देखने को मिलता है। जैसे ये पुलिस है, कानून है, जेल है, कैद है, सजा है, ये सारी के सारे हैं पारित कानून के अंतर्गत आते हैं। तो ये दो प्रकार के कानून देखने को मिलते हैं। पारित कानून आपको पता है जटिल समाजों में पाया जाता है, और इनको पालन करवाने के लिए वैधानिक संगठनों की आवश्यकता होती है। अशिक्षित व आदिम समाजों में कानून का प्रथागत रूप पाया जाता है। वहीं आधुनिक, जटिल और सभ्य समाजों में जो है हमको पारित कानून देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो वर्गीकरण किया है संस्थाओं के अंतर्गत हमने आपको बताने का प्रयास किया कि संस्थाएं सामाजिक नियमों का पुंज है, सामाजिक मानदंडों और सामाजिक मूल्यों का पुंज है। इनके अंतर्गत रहकर हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और समाज के सफल संचालन में अपना योगदान देते हैं। संस्थाएं दो प्रकार की होती है, प्राथमिक संस्थाएं और द्वितीयक संस्थाएं। संस्थाएं समाज की महत्वपूर्ण अंग है। संस्थाएं समाज के महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि संस्थाएं अगर प्रॉपर रूप से, स्वस्थ रूप से काम करती रहेंगी तो कोई भी समाज स्वस्थ और संतुलित रूप से चलता रहेगा। जब संस्थाएं अपने कर्तव्य में लापरवाही बरतने लगेंगी तो वो समाज असंतुलित हो जाएगा, वो समाज पतन की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो संस्थाएं क्या है? जो हमको समाज के अंतर्गत, समाज के द्वारा बताए गए तौर तरीकों को अनुसार व्यवहार करवाते हैं, उसको लोग संस्था कहते हैं। सामाजिक मानदंडों के रूप में संस्था का सर्वाधिक महत्व है। जब रीति व रूढ़ियां जब समाज द्वारा व्यवहार में स्वीकृत होकर स्थायित्व प्राप्त करने लगते हैं तो वे संस्था का रूप धारण कर लेते हैं। जब हम लोग संस्था का क्या देख रहे हैं तब बताए थे, जब रीतियां होती हैं, रूढ़ियां बन जाती हैं, प्रथाएं बन जाती हैं, आगे जाकर फिर वो संस्था का रूप धारण कर लेती है। यानी कि संस्था किससे बनती है? जब रीतियों से, प्रथाओं से, रूढ़ियों से आगे जाकर संस्थाओं का निर्माण होता है, जो हमको समाज के द्वारा बताए गए तौर तरीके के अनुसार व्यवहार करना सिखाती है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का सामाजिक तरीका बताती है, ठीक है, और सामाजिक नियंत्रण में अहम भूमिका निभाती है, व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग प्रदान करती है। इसका विस्तार से इसलिए ध्यान दें। प्रथा, नैतिकता और धर्म, ठीक है। प्रथा, नैतिकता और धर्म की जहां तक बात है कि प्रथाएं समाज की स्वीकृत व्यवहार तथा स्थायी रूप है। जिस प्रकार से जनरीति और लोकाचार होते हैं, ठीक उसी प्रकार से प्रथा भी समाज के द्वारा स्वीकृत व्यवहार का स्थायी रूप में करते हैं। इनके अनुसार सदस्यों से विशिष्ट प्रकार के व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है। जिस प्रकार से जनरीतियां, लोकाचार और रूढ़ियां होती है, ठीक उसी प्रकार से प्रथाएं भी व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती है। एक विशेष प्रकार का व्यवहार करने की व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, तो प्रथाएं। नैतिकता की जहां तक बात है, नैतिकता हमारे लिए सामाजिक मानदंड प्रस्तुत करती है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्योंकि यह उचित या अनुचित का ज्ञान करवाता है। नैतिकता सही संबंधित धर्म की अवधारणा है। धर्म अक्सर नैतिक सिद्धांतों का समर्थन करता है। नैतिक सिद्धांतों का पालन धर्म के भय के कारण ही होता है, ठीक है। जो नैतिकता है हमें सही गलत का आभास करवाती है, उचित अनुचित का आभास करवाती है। धर्म है वो नैतिकता का समर्थन करता है। धर्म के डर से ही या धर्म के भय से ही हम लोग नैतिक होते हैं या सही गलत में भेद कर पाते हैं, उचित को अनुचित में भेद कर पाते हैं। तो ये जो प्रथा, नैतिकता और धर्म है, ये सामाजिक मानदंडों का एक भाग है। परिपाटी तथा शिष्टाचार, परिपाटी का मतलब जो लंबे समय से चला आ रहा है। ये परिपाटी भी व्यक्ति को विशेष प्रकार के व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं, समाज नियंत्रण में भूमिका निभाती है, ठीक है। जो परिपाटी है विशिष्ट प्रकार की जनरीति है। जनरीति का एक प्रकार है। परिपाटी किसी भी कार्य करने का परंपरात्मक तरीका है जो सदियों से चल रहा है। इसी प्रकार से परिपाटी सभी के लिए एक सा व्यवहार निश्चित करके व्यवहार की एकरूपता रखकर मानदंडों का निर्माण करते हैं। लंबे समय
विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए हमको बाध्य करती है, और जो व्यवहार होता है वो समाज समझ के होता है। शिष्टाचार की जहां तक बात है, शिष्टाचार भी हमारे सामने विशेष प्रकार का मानदंड प्रस्तुत करता है। शिष्टाचार से तात्पर्य समाज की व्यवस्था संतुलित रूप से होती रहे, व्यक्ति समाज सम्मत व्यवहार करे, अदब में रहे, शालीनता बनी रहे, ताकि समाज की व्यवस्था संतुलित रूप से चलती रहे। तो ये परिपाटी और जो शिष्टाचार है ये सामाजिक मानदंडों का वर्गीकरण का एक हिस्सा है। जैसे फैशन में धुन, फैशन में धुन की जहां तक बात है, फैशन में धुन की सामाजिक मानदंडों के क्रम में अपने विशिष्ट महत्व रखते हैं। फैशन पूर्णतः स्थायी है। फैशन की जहां तक बात है ये हमारे सामने सामाजिक मानदंड प्रस्तुत करते हैं, लेकिन स्थायी नहीं होते। जिस प्रकार जन रीतियां, लोकाचार, प्रथाएं, रूढ़ियां और धर्म होते हैं वैसे नहीं, एक अस्थायी चीज है। फैशन कुछ समय के लिए आती है और कुछ समय के साथ वो बदल जाती है। ये समय के साथ फैशन में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन ये सामाजिक मानदंड हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि किस समय विशेष में हमको किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। व्यक्तियों में कभी कभी परिवर्तन की इच्छा आ जाती है, अतः परंपरागत मानदंडों के प्रति सम्मान तथा नवीनता की इच्छा का समन्वय फैशन में धुन के रूप में देखने को मिलता है। प्राचीन मानदंड और आधुनिक मानदंड, इन दोनों का समन्वय हमको फैशन में धुन में देखने को मिलता है। ऐसे मानदंड जो कम समय के लिए व्यवहार में आते हैं उन्हें फैशन में धुन कहा जाता है। जैसे कि आपको बताया गया था कि मानदंड स्थायी नहीं होते हैं, जड़ नहीं होते हैं, स्थान और समय के सापेक्ष होते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए अस्थायी तौर पर जब हमारे सामने कोई सामाजिक मानदंड आते हैं तो उनको लोग फैशन में धुन कह सकते हैं। तो ये किंग्सले डेविस के द्वारा दिया गया वर्गीकरण था सामाजिक मानदंडों का, जिनके बारे में हमने आज विस्तार से चर्चा करी। सामाजिक मूल्यों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने का प्रयास करेंगे।